हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीजा फॉर आयरलैंड। आयरलैंड के वीजा के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आयरलैंड का वीजा मैंने 5 बार अप्लाई किया है। मैंने टाइप सी, टाइप डी अपने सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, सबके लिए अप्लाई किया है और हर बार सक्सेसफुल रहा हूं। तो अपना एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आयरलैंड के वीजा के लिए डिपेंड करता है विच कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस सेम है। यदि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। यदि आप इंडियन है या चाइनीज है, आपको BIVS वीजा मिलता है, इसलिए आपकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीजा की फैसिलिटीज मिलती हैं जिसके थ्रू आप अदर कंट्री या यूके भी घूम सकते हैं। मैंने इंडिया से अप्लाई किया था, तो इंडिया के लिए यदि आप इंडिया से हैं तो यस, इंडिया आपको वीजा चाहिए। कई कंट्रियों के लिए वीजा नहीं चाहिए होता फॉर आयरलैंड के लिए, लेकिन यदि आपको श्योर नहीं है कि आपकी कंट्री वीजा चाहिए या नहीं, ये कुछ वेबसाइट है इन कंट्री के लिए। अगर आप इन कंट्री से अप्लाई करते हैं तो आपको SSVW स्कीम मिलती है, कॉल्ड शॉर्ट स्टे वीजा वेवर स्कीम, जिसमें आपको अदर कंट्रियों की कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है कि आप वहां जा सकते हो विदाउट वीजा, अगर आपके पास आयरलैंड वीजा है टाइप सी शॉर्ट टर्म के लिए। और सेकंड BYVS इंडियन या चाइनीज के लिए है, उसमें भी आपको ये फैसिलिटीज मिलती है कि आपको सेपरेट वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यूके के लिए। तो इंडियन एंड चाइनीज को BYVS मिलता है शॉर्ट टाइप सी कैटेगरी के लिए, एंड शॉर्ट स्टे वीजा वेवर स्कीम इन सारी कंट्रीज को मिलता है, जिसके अपने अलग बेनिफिट है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि आयरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जरूर देखें, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो ये 3 कैटेगरी होती है, टाइप सी, टाइप डी एंड ट्रांजिट वीजा। टाइप सी शॉर्ट टर्म मैक्सिमम 90 डेज के लिए, टाइप डी 90 डेज या उससे ज्यादा दिनों के लिए रहना चाहते हैं, और ट्रांजिट आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट आयरलैंड होते हुए जाती है, ये उसके लिए। अब बात करते हैं वीजा की फीस क्या है। यदि आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि यदि आपको एक बार जाना है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए, किसी से मिलने के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, सिंगल एंट्री की फीस है 60 यूरो, जो लगभग 5,500 के आसपास है। लेकिन आप मल्टीपल एंट्री के लिए अगर अप्लाई करते हैं कि जैसे आपको साल में कई बार जाना पड़ता है, 1-2 बार, तो उसकी 100 यूरो फीस है, लगभग 9,000 रुपए के आसपास। और जो आप यदि आप आयरलैंड होते हुए आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसकी फीस है लगभग 25 यूरो, तो वो लगभग 2,300 रुपए के आसपास होती है। तो ये थी वीजा की फीस। यदि आपकी शॉर्ट कैटेगरी का वीजा है तो 2 हफ्ते से 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, लगभग 1-1.5 महीना। एक बार आपकी वीजा फाइल सबमिट हो जाती है तो वीजा का रिजल्ट कितने दिन में आता है, जो मिनिमम टाइम ये लोग बोलते हैं 10 बिजनेस वर्किंग डेज, विच मीन्स लाइक 2 वीक्स। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको जब भी ट्रैवल करना है उससे 2 या 3 महीने पहले वीजा अप्लाई कीजिए, क्योंकि मिनिमम 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक लग सकते हैं। हाँ जी, पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था लगभग मुझे 1.5 महीना लगा, जो कि टूरिस्ट वीजा था, वो कोविड के दौरान 22 में। बट नाउअडेज दे आर डूइंग वेरी फास्ट सर्विसेज, सो बिटवीन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स ये इनकी प्रोसेसिंग टाइम हो सकती है। अगर आपका टाइप सी कैटेगरी है तो हो सकता है 2 से 4 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाए, और यदि आपका टाइप डी कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म के लिए, स्टडी या फिर स्टे करने के लिए या जॉब करने के लिए आना सकते हैं, तो हो सकता है 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। तो अपने पास लगभग 2 हफ्ते से 2 महीने का बैकअप टाइम लेके चलिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आयरलैंड के वीजा के लिए आयरलैंड एम्बेसी जो है डायरेक्टली डील नहीं करती है। उन्होंने अपनी एक सर्विस, एक कंसल्टेंट हायर कर रखा है, इट्स कॉल्ड VFS ग्लोबल। सो आयरलैंड की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी वीजा प्रोसेसिंग फीस, वो VFS ग्लोबल के थ्रू करते हैं। आपने अपना वीजा आइडेंटिफाई कर लिया है कि टाइप सी, टाइप डी या ट्रांजिट वीजा के लिए आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और जिस भी डेट की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ उस वीजा सेंटर में जाते हैं, वीजा फीस ऑनलाइन पे करते हैं, और वो प्रिंट डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था, जो VFS ग्लोबल का ऑफिस है शिवाजी मेट्रो स्टेशन, पूरा वीजा के लिए ही कमिटेड है। सो उसमें वहां पे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर यूरोप, यूके, आयरलैंड के लिए वहां पर इसका ऑफिस है। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपके आसपास VFS ग्लोबल का कोई ऑफिस है, खुद जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए।
अदरवाइज आपके वो दूर है या किसी और स्टेट में है और आप नहीं जा सकते हैं, वीएफएस ग्लोबल को आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के साथ, आपके हो सकता है सर्टिफिकेट्स के साथ आपको कोरियर करने होते हैं और फिर वो आपको चेक करते हैं एंड देन आपको रिटर्न बैक करते हैं। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके आसपास है, मैं ये रिकमेंड करूंगा खुद जाइए, सबमिट कीजिए और वापस आ जाइए। आपके डॉक्यूमेंटेशन जब आप ग्लोबल वीएफएस चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे, वो स्कैन करते हैं और इंस्टेंटली आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस आ जाते हैं। तो आप कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से घबराइए नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंटली स्कैन करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपकी फोटो खींचती है और आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस मिल जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको स्टेपल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट निकाली 15 पेज की है तो स्टेपल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पेज स्कैन होता है। तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यूजुअली हम सारे डॉक्यूमेंट स्टेपल कर लेते हैं और सेग्रीगेट करने के लिए, बट आप उसको अलग अलग लीफ में रख सकते हैं। स्टेपल मत कीजिए डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। और जब आपकी अपॉइंटमेंट वीएफएस ग्लोबल में सबमिट हो जाती है, फोटो खींच जाती है, उसके बाद आप सेम वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास ईमेल भी आती है, आपको एक वीजा रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं अपने वीजा की एप्लीकेशन। और ये की वेबसाइट है आयरलैंड एम्बेसी की, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना वीजा रिजल्ट भी देख सकते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं। लेट्स से आपका वीजा अप्रूव हो गया है और 1 से 2 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट वीजा लगकर आपके घर पर आ जाता है, यदि आपने कोरियर सर्विस यूज की है तो। यदि आपने कलेक्शन सर्विस यूज की है तो आपको वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस जाना होता है, वहां से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं वीएफएस ग्लोबल की फीस कितनी है। तो हमने पहले बात की कि आयरलैंड वीजा की फीस कितनी है। ये आयरलैंड वीजा की फीस है। जब मैंने अप्लाई किया था लगभग 3,500 की फीस थी, 500 रुपए कोरियर चार्जेस, 50 रुपए एसएमएस चार्जेस। इस बार इन्होंने फीस थोड़ी और बढ़ा दी है, तो ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इनकी चार्जेस है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाइए, फोटो कॉपी इनफ लेकर जाइए, क्योंकि 14 रुपए पर फोटो कॉपी आपको पे करनी पड़ती है और फोटो के 200 रुपए पे चार्ज कर लेते हैं ये लोग। तो एक फॉर्म 4 पेज का फॉर्म मैंने वहां फोटो कॉपी कराया, 50 रुपए ले लिए उन्होंने। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, इनफ फोटो कॉपी लेकर जाइए। यदि पॉसिबल है तो आप कलर प्रिंट आउट लेके जाइए ताकि स्कैनिंग में विजिबिलिटी अच्छी हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, और यदि आपका पासपोर्ट सेकंड पासपोर्ट है या थर्ड पासपोर्ट है, कितने भी पासपोर्ट हो, आपको सारे पासपोर्ट ओरिजिनल सबमिट करने होंगे। सेकंड, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ये साइज यदि आप फोटो स्टूडियो पर जाते हैं, आप बोलते हैं आयरलैंड के लिए, आयरलैंड वीजा के लिए चाहिए, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। आयरिश एम्बेसी की ये वेबसाइट है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले फिल करना होता है। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने से पहले भी फिल कर सकते हैं, 30 दिन का टाइम होता है प्रॉपर सबमिट करने के लिए। बट मैं ये रिकमेंड करता हूं पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, तब आयरिश एम्बेसी की साइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। वो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसकी पीडीएफ सेव कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए। उसके बाद अपना जो आपने ग्लोबल वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसकी जो फीस पे की है उसका प्रिंट आउट निकालिए। कई बार वीएफएस ग्लोबल का आप ट्रैकिंग भी सेव नहीं करते हैं, लेकिन आप ट्रैक कर सकते हैं दोबारा उस पर जाके, वो फीस एप्लीकेशन पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो कई बार इश्यू आता है, तो यू कैन इजीली डाउनलोड इट, उसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सो एप्लीकेशन फॉर्म पहला डॉक्यूमेंट होता है, ये AVTS, ये जो इनकी वेबसाइट है, इस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म को फिल करना है, साइन करने हैं, डेट डालनी है, अपनी फोटो लगानी है, और ग्लोबल वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है जब आप फॉर्म भरते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन समरी शीट आपने फिल कर दी है, वो डॉक्यूमेंट सेव कीजिए, पीडीएफ में सेव कीजिए। एक फॉर्म वहां पर और आपसे फिल करवाते हैं, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप फैमिली विजिट या टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म दिया होता है, या स्टडी के लिए या स्पाउस के लिए या जा रहे हैं, तो हर एक टाइप कैटेगरी के लिए एक सप्लीमेंट्री फॉर्म होता है। तो ये वेबसाइट है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, ये फॉर्म डाउनलोड करना ना भूलिए, उसको प्रिंट कीजिए, उसको फिल करके लेके जाइए, अदरवाइज और आपका टाइम वेस्ट होगा, अलग लगभग आधा घंटा जाएगा फॉर्म भरने में। तो ये फॉर्म आप उसको फिल कीजिए,
अपनी एप्लीकेशन के साथ ये फॉर्म भी फिल अटैच कीजिए। पहला ये डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन समरी शीट और VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेटर और VFS ग्लोबल की पेड फीस का प्रिंट आउट। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये होती है एप्लीकेशन समरी शीट। सेकंड डॉक्यूमेंट हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर ये है कि आप आयरिश एम्बेसी को एक लेटर लिखते हैं कि टू द आयरिश एम्बेसी न्यू दिल्ली दिस सब्जेक्ट आई एम अप्लाइंग टाइप C टूरिस्ट वीजा या टाइप D स्टडी वीजा वर्क परमिट वीजा। तो आप उस एप्लीकेशन लेटर में बेसिकली आपको ये लिखना है कि मेरा नाम ब्रिज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा फ़ोन नंबर। आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है और मैं आयरलैंड में जाना चाहता हूँ, घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, या ये बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता हूँ, या ये मेरे को जॉब मिली है, ये लेटर। तो उस एप्लीकेशन में आपको अपनी पर्सनल सारी डिटेल डालनी है, रीज़न लिखना है कि आयरलैंड में क्या जाना हो, और एंड में आपको लिखना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, मैंने और अपने एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने घर का एड्रेस डालना ना भूले और अपने साइन कीजिए उस पर। ये एप्लीकेशन आप 1 से 2 पेज की हो सकती है, बाकी अप टू यू। मैंने 1 पेज की बनाई थी। तो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एप्लीकेशन लेटर तैयार कीजिए जिसमें आप अपनी डिटेल डालेंगे, अपना रीजन डालेंगे, अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसके साथ आप अपने जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो सारे अटैच करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी अपनी IDs होती हैं वो आप उसको साथ अटैच करेंगे। मैंने सब कुछ अटैच किया था, मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच किया था। कई बार वो किसी केसेस में अपना बर्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो अगर आपके पास है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेटर के साथ अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी, यदि आपके पास पुराने पासपोर्ट है उनकी भी फोटोकॉपी, यदि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई प्रीवियस वीजा है, उन सब की फोटोकॉपी लगाना ना भूलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर यदि आपके पास है, यदि आप स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको एनरोलमेंट या एडमिशन आपका फॉर्म वो लेटर मिलता है, वो अटैच कर सकते हैं। यदि आप किसी से मिलने आ रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि एक लेटर आप राइट कर दीजिए कि यस आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये डिटेल है, उसके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एंड ये मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे केस में मैंने एज ए फ्रेंड जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने उनसे एक लेटर मांगा था, उन्होंने लेटर क्रिएट किया और उन्होंने दे दिया। बेसिकली इनविटेशन लेटर वो है कि आप किस रीजन से आ रहे हैं या किस से मिलने आ रहे हैं, या कोई है जिससे आप मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको हो सकता है इनविटेशन लेटर की जरूरत ना हो, बट स्टिल आपको आइटनरी मेंशन कर सकते हैं या होटल बुकिंग की ये यहाँ पे रहेंगे, यहाँ जा रहे हैं, ये करेंगे, एक छोटी सी आइटनरी टाइप की आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो आपका रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए, या किसी से मिलने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो वहां का कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास उस व्यक्ति का, उस बंदे का कॉन्टैक्ट, तो वो अटैच कीजिए। दैट इनविटेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म वीजास। इनविटेशन लेटर में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं तो उस हो सकता है कई बार अगर वो आपको इनवाइट कर रहा है तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी या उसकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। अगर वो आपका कोई खास पर्सनल दोस्त है या फ्रेंड है जो या आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपको रेफर कर रहा है, तो उसकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी मांगी जा सकती है। सो प्लीज मेक श्योर आप जिस किसी से भी हेल्प ले रहे हैं तो उसकी डिटेल्स, उसकी ID, उसके पासपोर्ट मांगा जा सकता है। डॉक्यूमेंट में आपको अटैच करना, तो अगर वो देते हैं तो ठीक, अगर नहीं देते तो इट्स ऑन अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड ट्राई टू आस्क लेटर एंड देयर पासपोर्ट कॉपीज। बट इफ यू आर ए स्टूडेंट और आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना एनरोलमेंट लेटर, एडमिशन लेटर, वो फॉर्म जो आपने फिल किया, सबमिट किया, वो अटैच करना होगा, और आपने जो फीस पे की है वो फीस की प्रिंट आउट वो अटैच करना होगा इनविटेशन लेटर के बिहाफ पर। अगला डॉक्यूमेंट आता है रीजन टू विजिट। व्हाट इज द रीजन दैट बिहाइंड दैट व्हाई यू वांट टू कम टू द आयरलैंड, कि क्या कारण है जो आप आयरलैंड में आना चाहते हैं। तो उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट कुछ भी अटैच कीजिए। आपकी मीटिंग है, आपकी स्टडी है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, जॉब है, या किसी से मिलना चाहते हैं, तो इनविटेशन लेटर के साथ ही आप वो रीजन टू विजिट मेंशन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, कोई इवेंट है, कोई वॉलंटियर है, कोई इनविटेशन है, वो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जरूर अटैच कीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है अकोमोडेशन प्लान, कि आप
कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किसके पास रहेंगे, क्या देखभाल करेंगे, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर प्लान करके चलिए। आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपका कोई हॉस्टल है या कोई स्टे है, एयरबीएनबी, होटल, कुछ भी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट अटैच करना जरूरी है। यदि आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास कोई होटल की बुकिंग है या किसी फ्रेंड के घर आ रहे हैं तो उसका एक रेफरेंस लेटर होना जरूरी है। बेसिकली आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई अगर डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं देन प्लीज अटैच योर अकोमोडेशन प्लान और योर रेफरेंस। और यदि कोई आपको होस्ट कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली रिलेटिव है, वो आपको अपने घर पे बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो हो सकता है तो उस व्यक्ति की आईडी, पासपोर्ट, एक रेफरेंस लेटर एंड उसकी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल वो आपकी होस्ट करेगा आपको हफ्ते 10 दिन के लिए, दैट ही इज कैपेबल और शी इज कैपेबल इनफ टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। सो अगर आपका कोई ऐसा रीजन है तो उनकी पासपोर्ट फोटोकॉपी लगाइए, उनसे बैंक स्टेटमेंट अगर वो देते हैं या यूटिलिटी बिल देते हैं तो वो लगाइए, दैट पर्सन इज केपेबल टू हेल्प यू और टू सपोर्ट यू। अगला डॉक्यूमेंट आता है फाइनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना बैलेंस होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है। मैंने अपनी सिस्टर के लिए 3 लाख रुपए दिखाकर किया था टूरिस्ट वीजा के लिए, बट अलॉन्ग विद दैट बिकॉज मैंने अपने रेफरेंस लेटर या अपने अटैचमेंट लेटर लगाया था, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, तो 3 लाख में हो गया था। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया था तो 5 लाख दिखाया था, तब भी हो गया था, तो 5 या 6 लाख में भी होगा। द रीजन ऑफ द फाइनेंस इज कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं कि आपके पास क्या इतना पैसा है कि आप अपने खर्चे, अपनी पढ़ाई, अपने ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेन रीजन है। उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद सोचना है कि अगर मेरा 10,000 रुपये पर डे वहां पे खर्चा है और मैं वहां पे 1 हफ्ता रहूंगा तो 70,000 रुपये खर्चा है, तो लगभग आप 2 लाख भी दिखाते हैं, 3 लाख भी दिखाते हैं तो आपका वीजा लग जाना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप फाइनेंस दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है कि 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। जितना मैक्सिमम दिखा सकते हैं, या डिपेंड करता है आप कितने दिन स्टे करते हैं या किस टाइप का वीजा है, कितने दिन रहना चाहते हैं। बेसिकली आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि इतने दिन के लिए आ रहे हैं और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मिनिमम या कोई मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं है। मैंने जो टूरिस्ट के लिए 3 लाख में भी अप्लाई किया वो भी हो गया था, 5 लाख के लिए भी अप्लाई किया वो भी हो गया था, टाइप डी में मैंने 6 के आसपास दिखाया था तो वो भी हो गया था। तो कोई अगर आपसे कहे 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, आपकी मर्जी, आप कितना भी दिखा सकते हैं। तो फाइनेंस डॉक्यूमेंट में मैंने क्या क्या लगाए थे, मैंने अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। यूजुअली वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बट मैंने साल भर की लगाई थी। 1 साल से ही, मतलब मैं कोई ट्रांजेक्शन हैवी नहीं कर रहा था, मतलब मेरा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होती भी नहीं थी। बट इफ यू हैव अ गुड अकाउंट एंड यू आर मेंटेनिंग गुड फंड्स, साल से 6 महीने की स्टेटमेंट लगाते हैं तो काफी है। लेकिन अगर आपके 3-4 बैंक अकाउंट है और सारे पैसे इधर उधर है तो ऐसे बैंक की स्टेटमेंट लगाइए जिसमें सबसे ज्यादा पैसे हैं, या फिर अपने सारे बैंकों की बैंक स्टेटमेंट 6-6 महीने की लगाइए कि हाँ आपके पास इनफ पैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप अपने बैंक जाइए, उनको बोलिए मेरे को एक बैलेंस सर्टिफिकेट दीजिए कि आज की डेट में मेरे पास इतना बैलेंस है, ये अकाउंट नंबर, मेरा नाम। बेसिकली जब आप बैंक जाएंगे तो आपको अपने आप एक लेटर बना के दे देते हैं, इट्स कॉल्ड बैलेंस सर्टिफिकेट या बैलेंस समरी बोलते हैं। उसमें वो बैंक के लेटर हेड पे होने चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए बैंक की, और साइन होना चाहिए, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। बैंक स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, और पिछले 3 साल की ITR मैंने इंक्लूड करी थी, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो भी भरी है, जो भी है आपके साथ, तो उसकी कॉपीज आप लगा सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो आप एक एम्प्लॉयमेंट लेटर अपने HR को बोलकर एक एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवाइए कि this job, reference number, salary, this time to this time he is working or she is working। एक एम्प्लॉयमेंट लेटर तैयार कीजिए, अपने ऑफिस से मंगवाइए, और वो भी कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, HR के साइन होने चाहिए, और वो मैंने अटैच किया था। यदि आपका बिजनेस है तो आप अपना GST सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपने बैलेंस शीट वगैरह लगा सकते हैं, अपने फंड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं।
कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कोई से भी वो आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप भी लगाइए, पिछले 3 महीने की या 6 महीने की, मिनिमम 3 महीने की आप सैलरी स्लिप लगाइए। मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करता था और मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था, तो मैंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी अटैच की थी। तो यदि आप वो अटैच करना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। बेसिकली फाइनेंस का मकसद ये है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम इनफ है कि आप इतने दिन के लिए, आप इस स्टे के लिए कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आप कैपेबल हैं, आप इनफ हैं, आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपनी टिकट का, अपने वीजा का, अपने रहने खाने का, घूमने फिरने का। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप टूरिस्ट वीजा के लिए आ रहे हैं या जॉब के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं। और यदि आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भाई या सिस्टर कोई भी सपोर्ट कर रहा है, तो उनके बैंक स्टेटमेंट भी लगाइए, उनकी आईडीज भी लगाइए और उनके बिहाफ पे एक लेटर भी लगाइए। अपने एप्लीकेशन लेटर में मेंशन कीजिए, माय डैड, माय ब्रदर और दिस इज सपोर्टिंग मी, आई एम अटैचिंग देयर बैंक स्टेटमेंट आल्सो। सो जो कोई भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे वो इंडिया में हो या आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में हो, या आयरलैंड में कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बैंक डॉक्यूमेंट और उसकी आईडी प्रूफ भी लगाइए। तो ये आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो ये थे डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट आता है ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा रीजन होना चाहिए कि आप इंडिया वापस आएंगे ही आएंगे। आप कोई ट्रिक, कोई जुगाड़बाजी नहीं करेंगे, वहां पे जाके कोई फालतू के काम नहीं करेंगे कि आप वहां बसने का जुगाड़ करें। इवन दो आप चाहते हैं तो भी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप आइलैंड से अपने देश वापस आएंगे ही आएंगे। उसके लिए आपके पास यदि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप अपने एप्लीकेशन लेटर में मेंशन कर सकते हैं, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मेरे बच्चे या पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरी स्कूल या एजुकेशन चल रही है, वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ये डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि आप अपने देश वापस आएंगे, आइलैंड में बसने का नहीं सोचेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट चाहे आप स्टूडेंट के लिए भी आ रहे हो, चाहे आप वर्क के लिए भी आ रहे हो, तब भी ये डॉक्यूमेंट लगाइए। ये प्रूफ करता है कि यू आर अ गुड सिटीजन इन इंडिया और समवेयर एल्स, कि आप पे लोग डिपेंडेंट करते हैं, आप एक ट्रूथफुल पर्सन है। सो ये डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। यदि आप कोई गाड़ी ऑन करते हैं, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है या बाइक, स्कूटी, कार, कुछ भी है आपके पास, तो उनकी आरसी अगर आपके नाम पे है, आप वो लगा सकते हैं। ये चीजें शो करती हैं कि ये चीज आप ऑन करते हैं, आपके पास घर है, आपके पास फैमिली है, आपके पास जॉब है, आपके पास बिजनेस है, या आप पढ़ रहे हैं, जो आपको ये बाधित करती है कि आप वापस आएंगे, क्योंकि आप इन चीजों को वापस कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन टू रिटर्न, कि आप वापस आएंगे ही आएंगे। तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट भी जरूर अटैच कीजिए। डजंट मैटर टाइप सी और टाइप डी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगला डॉक्यूमेंट आता है पुलिस क्लियरेंस या वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट यदि आप टाइप डी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क या स्टडी या जॉइंट स्पाउस या फैमिली के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत जरूरी है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं गूगल पे गया, दिल्ली पुलिस पीसीसी बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उस पर जाइए। पीसीसी एक ऑप्शन आता है, अपनी स्टेट सिलेक्ट कीजिए, पीसीसी सिलेक्ट कीजिए, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसकी फीस है लगभग, मैंने 1000 रुपए के आसपास शायद फीस। उसमें अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जिस भी एड्रेस पे आप रहते हैं वो सारे डालिए। आपके हफ्ते या 10 दिन के अंदर कोई पुलिस आपके घर पर आएगी, वेरीफाई करेगी। 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, आपकी ईमेल पर आ जाएगा। उस पर पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप जिस एड्रेस पे रहते हैं, इस एड्रेस पे रहते हैं, वो वेरीफाइड है। तो ये डॉक्यूमेंट लॉन्ग टर्म वीजा के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट हो या joining your family हो, so try to get this document. It's very easy, not complicated. Download, take a color printout and attach with your application. अगला डॉक्यूमेंट आता है वीजा रिफ्यूजल। लोगों को लगता है कि अगर आपने कभी पिछले देश में कभी गए हो, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया और कोई लेटर किस कारण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लगा देंगे तो कहीं हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। बट आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली,
उनके पास सारी डिटेल होती है, वो वीज़ा आपका पासपोर्ट स्कैन करते ही सारी डिटेल आती है। तो इट्स बेटर आप कुछ चीज़ें छुपाएं नहीं, परंतु उसको लगाएं। हो सकता है आपके पास फाइनेंस कम था इसलिए रिजेक्ट हो गया, हो सकता है आपकी न्यू थे, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इट डजेंट मैटर ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो, आप रिजेक्ट हुए हो या नहीं हो, आपके पास ऐसा कोई लेटर है उसको ज़रूर लगाइए और उसके बारे में मेंशन कीजिए कि हाँ मैं एक बार हुआ था, जो भी रीज़न था वो मेंशन कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स से अगर आपने एप्लीकेशन में एक लाइन ज़रूर मेंशन कीजिए कि अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो मैं ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करूँगा या करूँगी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1000, 1500, 200, 300 में भी हो जाता है। मैंने तो फ़ोन पे या पेटीएम नॉर्मली ट्रैवल इंश्योरेंस सिलेक्ट किया, पे कर दिया, इट्स वेरी इजी। सो गो बाय द ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप अटैच कर देते हैं तब आप VFS ग्लोबल पर जाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट डेट पर, टाइम पे स्कैन होते हैं डॉक्यूमेंट, और स्कैन होने के बाद आप वेट करते हैं, आपके पास SMS आता है या ईमेल आती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या नहीं। बट आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं अपने वीज़ा रेफरेंस नंबर से, ये वेबसाइट्स हैं, आप उसको चेक करते रहिए हफ्ते 10 दिन के अंदर, और जैसे ही आपका अप्रूव होता है देन यू कैन प्लान फॉर योर ट्रैवलिंग। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका वीज़ा मान लो लग के घर भी आ गया है, आपका वीज़ा लग गया है, आपकी टिकट बुक हो गई है और आप आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप डबलिन एयरपोर्ट पे आए, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तब भी राइट होते हैं कि वो आपको वापस भेज दे। तो आप चाहे इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिसर से मिल रहे हो या डबलिन में इमिग्रेशन ऑफिसर से मिल रहे हो, तो कोशिश कीजिए जिस भी रीज़न से आप आ रहे हैं वो रीज़न सेम होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस मांग सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने आ रहे हैं या स्कूल या कॉलेज में एडमिशन या जॉब पर, उस कंपनी को फ़ोन भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था, मैं जिस फ्रेंड से मिलने आया था उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, दिस ब्रिज आपसे मिलने आ रहा है, क्या ये बात सही है? तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें वो लोग डबलिन एयरपोर्ट ऑफिस पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और एक भी चीज़ अगर गलत निकली या कंफर्म नहीं हो सकता तो आपको वहीं से घर भी भेज सकते हैं। तो वीज़ा लग जाने के बाद खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें जेन्युइन हैं, सब कुछ प्रोसेस ठीक है, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो विद माय एक्सपीरियंस, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। और यदि आपको किसी भी और रिलेटेड स्पेसिफिक टाइप सी विजिट, टूरिस्ट, फैमिली, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, हर एक की एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, हर एक चीज़ की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव है, जिसको इसकी जरूरत है, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन वॉच माय व्लॉग। मैं इंडिया से ही हूँ, आयरलैंड में ही रहता हूँ, मेरी वाइफ भी आयरिश है। Thank you so much guys for your love and support. Keep helping me, support me, and give your like, give your thumbs up, likes, share and subscribe.